वाइज इनको अज्ञात में नाम बदल के भी 1-2 साल रहना पड़ा। तो नॉलेजेबल और एब्सोल्युटली यूथ की तरह टुडे में जो रहते हैं, येस्टरडे में और टुमारो में नहीं रहते। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप थोड़ा बताएं। भारतीय जनता पार्टी के उद्योग एवं वाणिज्य प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय रवि विक जी, इस प्रकोष्ठ के और ऐसे प्रकोष्ठ और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे मोर्चे जितने हैं, उन सबके समन्वय अखिल भारतीय स्तर पर देखने वाले माननीय श्री महेंद्र पांडे जी, इस प्रकोष्ठ के सह संयोजक श्रीमान प्रणव जी, अरुण जी, संजय अग्रवाल जी, सलारिया जी और इस सभागार में उपस्थित प्रतिनिधि भाइयों और बहनों। अच्छा रवि जी, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ ना? अब मुझे विश्वास हो गया है। मैं अंग्रेजी की कोई खिलाफ व्यक्ति नहीं हूं। अंग्रेजी का भी भारतीयकरण हो रहा है, किंतु छोटे उद्योगों के संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सहज इस विषय को आपके सामने रखना हिंदी में और सरल और सुलभ रहेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि रवि जी ने कहा कि मैं स्वदेशी में, तो बड़ी विचित्र है इसमें। रवि जी को मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरे संबंध और संपर्क बनने के बाद स्वदेशी आंदोलन में लेके गया। स्वदेशी जागरण मंच में वो आए थे, मैं कन्वीनर था। मुझे लगा कि मैंने रवि जी को राजनीति से व्यापक सामाजिक आंदोलन में लेके गया और रवि जी को भी लगा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद ध्यान में आया कि मैं स्वदेशी से भाजपा में आ गया। बहुत सारी बातें अपने सामने आए हैं। मैं इस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के उद्योगों के संदर्भ में और वाणिज्य के संदर्भ में नीतिगत भाषण अध्यक्ष जी का होने वाला है और कई और नेता और प्रतिनिधि भी दिन भर यहां पर विषय रखने वाले हैं। मैं एक सैद्धांतिक दृष्टि से भाजपा के दृष्टिकोण उद्योगों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जो विषय ग्रोथ कहिए, डेवलपमेंट कहिए, स्टेट्स विथ ए डिफरेंस, इस संदर्भ में मैं प्रारंभ करना चाहता हूं क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी कॉन्फ्रेंस है। इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय ए प्रोफेशनल बॉडी, इज ए सेल ऑफ भारतीय जनता पार्टी। राजनैतिक दृष्टि से हम इस विषय को कैसे देख रहे हैं और कैसे विश्लेषण करते हैं, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसमें व्यापक बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देश में जिन बातों के बारे में हम कई वर्षों से प्रगति के संदर्भ में, जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में कहते थे,
धीरे धीरे प्रगति के हर सूचकांक के सामने, हर मापदंड के सामने कुछ न कुछ ऐसे धुंधला या प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। हाई ट्रेजेक्टरी ग्रोथ रेट 9%, 9.5% या इस प्रकार की हम बात कहते थे और आगे बढ़े ऐसे दिखाई भी देता था, लेकिन उस पर अभी हर सेक्टर बाई सेक्टर जाएंगे तो भी लग रहा है कि पहले जैसा अभी नहीं है। उसका मूल कारण है कि इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइस राइज, कीमतों के संदर्भ में भी हम जब देखते हैं तो ये भी ध्यान में आ रहा है कि वर्तमान जो सरकार है राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर औद्योगिक नीति के संदर्भ में या जनता के लिए आवश्यक वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध करने के संदर्भ में व्यापक बाजार की आवश्यकताएं ध्यान में रखने में सफल नहीं हो रही है। नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्टेड मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड मार्केट, एवर एक्सटेंडिंग मार्केट। बाजार बढ़ती चली जाए, बाजार संकुचित नहीं होते रहना चाहिए। तो बढ़ते हुए बाजार में और बढ़ते हुए बाजार को जो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराने की जो क्षमता सरकार में होते रहना चाहिए, उसमें गत कुछ वर्षों में केंद्रीय स्तर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और उसी को मैं किसी कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस के नाते भी कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी के नाते भी कहते हैं। तो मैं इस विषय को, और अभी जो आंदोलन चल रहा है, अभी पार्लियामेंट में आज लोकपाल के संदर्भ में भी चल रहा है, सरकार कोई काम करती हुई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं। सरकार में जो नेतृत्व है वो सक्रिय है और कुछ निर्णय लेने में सफल हो रहे हैं, और वो निर्णय लेते हुए कुछ क्रियान्वयन करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा कुछ सालों से दिखाई नहीं दे रहा है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। केंद्रीय सरकार में हम नहीं है, हम जहां पर सरकार में हैं और हम जहां पर सरकार में नहीं है, वहां मूलभूत ये अंतर है राजनीतिक दृष्टि से कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारें जहां हैं वहां निर्णय करते हुए दिखाई देते हैं, वहां सरकार कुछ प्रशासनिक कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं, और वहां जनता और सरकार के बीच में संघर्ष नहीं दिखाई देता है, और वहां जनता की विश्वास सरकार के नेतृत्व पर नहीं है, ऐसा नहीं दिखाई देता है। और सरकार चलाने वाले नेता आम जनता के विश्वास खोए हैं और आम जनता प्रश्न खड़ा कर रहा है। ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी जहां पर सरकार चला रही है वहां पर नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। दिल्ली में सरकार है, अब गत कुछ दिनों से दिल्ली में सरकार चलाने वालों की लेजिटिमेसी पर प्रश्न खड़ा हुआ है, और इस लेजिटिमेसी पर प्रश्न खड़ा करने वाले कोई मार्जिनल सेक्शंस नहीं है, वेरी फ्यू पीपुल आर प्रोटेस्टिंग और कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो देश की शिक्षित जनता और इस देश के सक्रिय नागरिक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि सरकार जो करना है वो नहीं कर रही है, सरकार की मंशा पर मेरा अनुमान है, मेरा डाउट है। और सब्सटेंशिएटिंग दिस डाउट, यानी ये जो डाउट है जनता में, इस डाउट को और घनीभूत करने का काम करने वाले इस संवैधानिक व्यवस्था में कहीं सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कर रहे हैं। तो हम जो डिफरेंस ऑफ सिचुएशन है, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दृष्टि से और नेतृत्व की दृष्टि से इस डिफरेंस को इंडस्ट्रियल आउटपुट के संदर्भ में और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के संदर्भ में और डेवलपमेंट के संदर्भ में देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस, एंड दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बीजेपी। अंतर
करने वाले बात को मैं आपके सामने लाना चाह रहा था, और इसके बगैर देश में कहीं प्रगति नहीं हो सकती है। सरकार चलाने वाले नेता पर उद्योजक को विश्वास ना हो, सरकार चलाने वाले नेता को कोई जिसमें ट्रेड यूनियन या रोजगार में रहने वाले उनको विश्वास ना हो, एम्प्लॉयर्स यूनियन को विश्वास ना हो, और कंज्यूमर को विश्वास ना हो, तो फिर वो कोई प्रगति की बात कहना संभव नहीं होता है। दूसरे बिंदु मैं आपके सामने इस संदर्भ में लाना चाहता हूं कि रिफॉर्म्स के बहुत बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा और आने वाले दिनों में भी बात करेंगे, लेकिन गत विशेष कुछ दिनों में अब सरकार में विश्वास कम हो गया, तो उसकी मापदंड कहा जा रहा है कि विदेशी पूंजी बाहर जा रही है। आपको मालूम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि रिफॉर्म्स को और इंटेंसिफाई किया जाए, रिफॉर्म्स की प्रोसेस रुक गया है, और इसीलिए रिफॉर्म्स को और फॉरेन कैपिटल अट्रैक्टिंग बनाया जाए। क्यों? विदेशी पूंजी बाहर जा रहा है। मेरा तो दूसरा दृष्टिकोण है, ये सोचने का और विश्लेषण करने का ये नितांत गलत दृष्टिकोण है। जब सरकार गतिशील नहीं होता है तो जो जा सकता है वो जाएगा, जो जा नहीं सकता है वो सड़ेगा। जाने वालों के बारे में तो आप रिफॉर्म्स के बारे में सोचने के लिए कह रहे हो। फॉरेन मनी इज गोइंग आउटसाइड बिकॉज दे कैन गो, लेकिन डोमेस्टिक कैपिटल जो है वो जा ही नहीं सकता। जितने आसानी से फॉरेन कैपिटल भाग सकता है उतनी आसानी से डोमेस्टिक कैपिटल नहीं भाग सकता है। इसीलिए उसको यह गलत विश्लेषण करना और कहना कि भाई रिफॉर्म प्रोसेस को और फॉरेन इंटेंसिव फॉरेन कैपिटल अट्रैक्टिंग कैसे बनाया जाए ताकि जो गतिरोध बना हुआ है उसको कैसे रोका जाए, ये बिल्कुल गलत है। करप्शन बढ़ जाता है तो फॉरेनर चला जाता है, इसीलिए फॉरेनर को अट्रैक्शन करने के लिए फॉरेन कैपिटल की और लिबरलाइज के, ये कोई तुक नहीं है। करप्शन को कम करना है तो उसके लिए डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर के लिए भी चाहिए। इसलिए द प्रॉब्लम ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया इन द लास्ट फ्यू इयर्स पर्टिकुलरली, ये सबसे बड़ा है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज नॉट ड्रिवन बाय द नीड्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर। इस देश में जो उद्योजक है, और जब उद्योजक की बात करते हैं तो एसएमईज बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे अनिल जी ने बताया गुजरात इज नॉट नाउ ड्रिवन बाय द ग्लोबल कंपनी, फॉर दैट मैटर नो स्टेट इज ड्रिवन बाय ए ग्लोबल कैपिटल। India is driven by the domestic capital today, in the past, and even in coming next 25 years, it will be driven by the domestic capital. इसलिए जब ये बात हम कहते हैं कि हमारे लिए रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस है वो इंडियन एंटरप्रेन्योर सेंट्रिक होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा। इसलिए आप जब जीएसटी के बारे में कहो और आप कुछ और कहो, ये हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा रोड कनेक्टिविटी है। अब इसके बारे में एनडीए और अटल जी के समय में बहुत ज्यादा जो चर्चा होती है वो क्या विषय किस बात की है? विषय इस बात की है कि एक हाईवे कॉरिडोर बनाए और ग्रामीण, उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना बनाए जो आज भी गांव में चर्चित विषय है। इसीलिए विलेजेस आर कनेक्टेड एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स आर कनेक्टेड। इसलिए इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए और इसके लिए सरकार इसका पहल ना करे, सरकार इसके लिए आगे ना बढ़े, ये कोई वालमार्ट आके बना देगा। कई बार विचित्र लगता है कि रिटेल हम विदेशी के लिए खोलते हैं तो तर्क क्या देते हैं? क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेगी वालमार्ट। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आंध्र में, मेरे गांव में
चावल पैदा हो रहा है या टमाटर पैदा हो रहा है, वहां जो ग्रामीण सड़क है क्या वो वॉलमार्ट बनाएगा? और वॉलमार्ट नहीं बनाएगा तो क्या माल खोलने के बाद टमाटर कहां से आएगा गांव से माल तक? इसलिए रोड कनेक्टिविटी इन कमिंग फ्यूचर, जो भी आप टाइम लगाइए, उसमें कोई वॉलमार्ट आकर के आपका सड़क नहीं बनाने वाला है। और पावर रिफॉर्म्स की स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आप सोचोगे भाई कोल्ड स्टोरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट है पावर सप्लाई। वॉलमार्ट पावर सप्लाई करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। प्रॉब्लम कोल्ड स्टोरेज बनाने वाले लोग कम है ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका पावर सप्लाई की जो सिस्टम है वही नहीं है। कोई भी कुछ बनाएगा तो कहां से बनाएगा? इसलिए दी रियल इश्यूज आर नॉट डिस्कस्ड। जो सही मुद्दे हैं वो चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जो सही मुद्दे हैं उसको धकेला जा रहा है, उसको कारपेट के नीचे डाला जा रहा है। और इसलिए रिफॉर्म्स की जो प्रोसेस है पहले तो वो बंद हो गया। और रिफॉर्म्स की अगर बात करते हैं तो उसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर, भारतीय उद्योजक गायब है। और भारतीय उद्योजक में जो छोटे उद्योग तो बिल्कुल ही गायब है। वो चर्चा का विषय नहीं है। रिफॉर्म्स के एजेंडा में छोटे उद्योजक नहीं है। और इस देश के प्रगति जब भी होना है तो छोटे उद्योजक के बगैर नहीं हो सकता। छोटे उद्योगों को गायब करके इस देश में, छोटे उद्योजक की मैं बात कह रहा हूं तो ध्यान रखिए, नॉट जस्ट एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री, ये जो बड़े कारपोरेट का जो एंसिलरी स्मॉल इंडस्ट्री वो नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि हमारे देश में रिफॉर्म्स किसके लिए? तो हमारे उद्योजक के लिए, प्राइमरीली हमारे उद्योजक के लिए। क्यों? क्योंकि भारत में आज भी निवेश 96% निवेश भारतीय बचत के आधार पर है। इंडियन सेविंग्स है उसकी बेसिस। भारत की जो निर्भरता है विदेशी सेविंग्स पर नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए अब विदेशी सेविंग्स ही नहीं है कहीं। अब कौन सी विश्व में अभी समस्या, रोज अमेरिका के बारे में हम क्या चर्चा कर रहे हैं, वहां सेविंग्स नहीं है। यूरोप में अब सेविंग्स नहीं है। तो इसीलिए जो आपके पास सेविंग्स है वो रिफॉर्म्स प्रोसेस से हट गया है, वो नहीं स्थापित है। इसलिए उसको स्थापित करना ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल डायरेक्शन है, राजनीतिक दिशा है। तो ये मैं बात आपके उसी संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। कनौजिया जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था। मुझे कई बार रिच एंड पुअर की गैप बढ़ रहा है ये बात करते हैं तो कई लोगों को लगता है कि जो बहुत बड़े फोरम्स में मेरा अनुभव है, मैं कई बार गया हूं, मेरे बीजेपी में अनुभव कम है, लेकिन मैं इस विषय पर मेरा अनुभव है कि ये जो वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, उसके बारे में बात करना ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है और ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम है। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री समझते हैं, ये नितांत गलत धारणा है। जिस देश में रिच एंड पुअर के बीच में खाई बढ़ेगी उस देश में बाजार बड़ा नहीं रहेगा, और बाजार बड़ा नहीं रहेगा तो उद्योग बढ़ेगा नहीं। इसलिए उद्योगों की आपको विस्तार बढ़ाना है तो बाजार की विस्तार बढ़ाना आवश्यक है, और बाजार के विस्तार को आपको बढ़ाना है तो आपको रिच एंड पुअर की जो गैप है वो कम रखना, मैनेजेबल लिमिट्स में रखना आवश्यक है। खरीदने वाला नहीं है, और विश्व में आने वाले दिनों में खरीदने वाला बाहर नहीं है, इस देश में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मैं निर्यात के खिलाफ नहीं हूं, हम करेंगे, करते रहेंगे, किंतु भारत की घरेलू बाजार आने वाला 25 साल तक बढ़ते जाने वाला है। इसीलिए हमारी चिंता ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में भी डिफेंस जो मैं बात कहा, मैं पहले ही राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में, करप्शन के संदर्भ में कहा, लेकिन लोकतंत्र की सक्रियता, राजनीतिक दलों की सक्रियता, लोकतंत्र को
एक सार्थक बनाने वाली प्रक्रिया, ये अगर नहीं रहेगी तो लोकतंत्र के बाहरी विकल्पों पर विश्वास बढ़ेगा और वो हमारे औद्योगिक विकास के लिए खतरा मानना चाहिए। जिस दिन समाज के किसी भी बड़े वर्ग को, चाहे क्षेत्रीय हो या सामाजिक वर्ग हो, उनको लोकतंत्र से बाहरी विकल्पों पर विश्वास होने लगेगा। 220 जिले माओइस्ट के पीछे जा रहे हैं, या 70 जिले या 120 जिले, ये क्या कह रहा है? इसका औद्योगिक विकास के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा मूंद कर नहीं सोच सकते हम। इसलिए लोकतंत्र के अंदर गतिशीलता और उसमें लोगों के विश्वास, ये हमारे औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। इसलिए मैं केवल बहुत स्थानीय सीमित अर्थ में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख रहा हूं, मैं व्यापक अर्थ में देख रहा हूं। हमारे राजनीतिक व्यवस्था पर विश्वास ना हो और हम औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करने लगेंगे तो यह संभव नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहूंगा कि अभी सरकार जो अभी वर्तमान चल रही है, इसके बहुत सारे मुद्दे धीरे धीरे सामने आएंगे और आएंगे। मैं चाहता हूं, आप मुझे कल्पना करिए इस देश में हो क्या रहा है। इस देश में गत कई वर्षों से लगातार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट है या नेगेटिव है या स्लो डाउन है। हमारे देश की इतने बड़ी आर्थिक व्यवस्था की जो आधार है, रोजगार के आधार है और आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास के लिए बहुत इनपुट्स देने वाला जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र नीचे जा रहा है। और मैं देख रहा हूं, मैं अभी 3 दिन आंध्र में बुनकरों के आत्महत्याएं और देश भर क्या बुनकरों के संदर्भ में मैं अनशन पर बैठा हूं। आफ्टर एग्रीकल्चर द सेकंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया इज इवन टुडे हैंडलूम, ट्रेडिशनल पारंपरिक उसमें। वहां पर मुझे एक व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि जिसको कोई बैंक जाकर के 5,000 लोन दिया जा रहा है। 5,000 रुपए की लोन देने की कोई बैंक नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं देश में जाके देख रहा हूं कि वॉलमार्ट की बात कर रहा है, मैं छोटे ट्रेडर्स जो 500 स्क्वायर फीट की जगह पर आज देश की सेवा कर रहा है, उसमें मुझे बैंक जाकर के कोई किराने को वर्किंग कैपिटल दिया, लीव अबाउट द अदर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल दिया, ऐसे मुझे पूरे देश में कोई बैंक नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए our reform process should not create non-level playing field, which is created. ये बात अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कल्पना करो इस देश में इवन टुडे जो 2/3 इकोनॉमी है वो नीचे जा रहा हो, जहां पर कोई उनकी आमदनी नहीं है, वो खरीदने की स्थिति नहीं है। तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, हमारे देश के बारे में कलंक कहा जाता है कि अस्पृश्यता, छुआछूत। हजारों वर्षों से ये कहा जाता है कि इतना बड़ा समाज, इतनी समृद्ध समाज, इतनी साहित्य और इन सब चीजों में बड़ा हुआ समाज एक विशेष वर्ग को विकास से और अपने मुख्य धारा से दूर रखा, ये कलंक का विषय माना जाता है। If 1/4 population, 1/8 population, 1/10 population is kept out of the mainstream, then it is a black spot. हमारा कलंक है, यह माना जाता है। आप मुझे कल्पना करके बताइए, if 2/3 population is kept out of the development process, then what do you call it? What kind of development you call it? And what kind of fruits you are going to get after 5 years, 10 years, 15 years? And how you will create a stability to have the industrial development in a sustainable manner, जहां पर 2/3 लोग बाहर हो गए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये कोई सहानुभूति के आधार पर गरीबों की बात नहीं कर रहा है।
कोई सब्सिडी के आधार पर, कोई राशन कार्ड की या किसी चीज की दे करके इस आधार पर गरीब की बात नहीं कर रहा है। ये जो व्यापक औद्योगिक विकास के संदर्भ में इतने बड़े समाज बाहर रख करके हमारे विकास नहीं चल सकते, हमारा औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं चल सकता। इसलिए हमारा रिफॉर्म प्रोसेस का जो इनसेपरेबल कंपोनेंट, ये जो इकोनॉमी है, ये अपने को सोचने की आवश्यकता है। और इसमें हमारे देश में बहुत संभावना है। इस देश में जितनी संभावनाएं हैं वो किसी और देश में नहीं हो सकता। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे देश में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल है, आपको कोई भी आदमी जो अनपढ़ खेती में काम करने वाला अचानक आपको चाहिए तो वो मैकेनिक बनता है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग वो मैकेनिक कन्वर्ट होता है। और आपका कौन सी गाड़ी है, वोल्क्सवैगन गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, वो उसका थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करके उतने में वो आपको बनता है। इसमें कोई सरकार की योगदान नहीं है कि सो कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, जो विच कोट अनकोट कारपोरेट प्राइवेट सेक्टर, उसका कोई योगदान नहीं है। सोसाइटी जिसको प्राइवेट सेक्टर एट लार्ज कहते हो, वो तो उसका योगदान है। इसलिए हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल इज अनकंपेरेबल किसी भी जगह दुनिया की। एंड उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसकी बदलाव की क्षमता, उसकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता और उसकी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में टिके रहने की क्षमता विश्व में किसी भी देश के साथ आप सापेक्ष रूप से देख सकते हैं। भारत के नागरिक अपने बौद्धिक क्षमता से किसी भी स्थिति को सामना कर सकता है, लेकिन वी आर नॉट गेटिंग, जिसको कहते हैं डिजर्विंग गवर्नमेंट या डिजर्विंग लीडरशिप। जो नागरिकों को चाहिए उस प्रकार की नेतृत्व नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी औद्योगिक विकास के संदर्भ में, व्यापक औद्योगिक विकास के संदर्भ में ये इसकी चिंता है। और जहां हमारे स्टेट्स हैं आज, वो इस चिंता को बताते हैं कि लोगों को निश्चिंत करते हुए। हमारे जहां राज्य सरकार है वहां पर आवर लीडरशिप इज ऑलवेज सीन एज रोल मॉडल्स। वहां ये समस्या नहीं है, ये प्रश्न खड़े नहीं हो रहे। और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमारे एक पार्टी की ओर से भी प्रयास चल रहा है कि उसका संकलन करते हुए अल्फोंसो जी आपके सामने लाने वाले हैं कि हमारी लीडरशिप इन्हीं स्थितियों में, क्योंकि सेंट्रल फ्रेमवर्क तो वही है, लेकिन इस फ्रेमवर्क में भी दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम सॉल्यूशन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और हमारे इस देश में जो संभावनाओं के संदर्भ में, संसाधनों की दृष्टि से ऐसे बहुत हैं, लेकिन हर सेक्टर जो संभावना है आज उसके गले में एक प्रकार से तनाव उसके ऊपर हाथ लग गया। चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर या बायो रिसोर्सेज की सेक्टर हो, चाहे HR बेस्ड स्किल बेस्ड सेक्टर हो। इसलिए मैं उन सारे क्षेत्रों के विषय में बहुत विस्तार से नहीं जा रहा हूं और ये मेरे इस सत्र का विषय भी नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में उन सारे संभावनाओं को आपके सामने रखने जा रही है, देश के सामने रखने जा रही है। और इस देश में आने वाले दिनों में आबादी को देखते हुए, मानव संसाधन को देखते हुए, हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है और केंद्रीय चुनौती है। और इसलिए औद्योगिक विकास, रोजगार और गुणात्मक रोजगार, इस प्रकार के विकास को एक केंद्रीय चुनौती मान करके आने वाले दिनों में जो भी परिवर्तन है उसमें
हम अपने कदम बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूं कि जो बहुत ही सामयिक और महत्वपूर्ण सत्र आज दिन भर के लिए बुलाया और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के जो विचार हैं वो देश भर में ले जाने के लिए और सामने रखने के लिए एक अवसर बनाया है, उसका सृजन किया। मैं रविवीर जी से और सबके अपने ट्रेड एंड इंडस्ट्री के जो प्रकोष्ठ है उन सबको धन्यवाद देते हुए, मुझे जो आप लोगों ने अवसर दिया, मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए मैं